नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पुलिस के सख्त पहरे और धारा 144 लगाने के बावजूद बड़ी संख्या में लोग महापंचायत के लिए पुरोला पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने देहरादून और आसपास के क्षेत्रों से आ रहे लोगों को डामटा में रोक लिया है, तो दूसरी ओर बड़कोट से आ रहे लोगों को नौगांव में रोका गया है, जिसके बाद नौगांव में पुरोला जाने वाली सड़क पर महापंचायत शुरू कर दी गई, जिससे कई किलोमीटर लंबा जाम भी लग गया। इधर दर्जन भर बजरंग दल कार्यकर्ता पुलिस से छिपते छिपाते पुरोला पहुंच चुके हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, आप देखिए लंबा जाम लगा हुआ है, क्योंकि महापंचायत में शामिल होने के लिए जा रहे लोगों को जब रोका गया तब वो सड़क पर बैठकर ही महापंचायत करने लगे, जिसकी वजह से आप देखिए कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। लोग परेशान हो रहे हैं। इन सब के बीच भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, ताकि किसी भी तरीके से माहौल बिगड़ने ना पाए। बड़कोट और नौगांव में फिलहाल लोगों को रोका गया है पुरोला जाने से। और इन सब के बीच एक जानकारी ये भी मिल रही है कि बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता पुलिस से छिपते छिपाते पुरोला पहुंच भी चुके हैं। दरअसल पुरोला में धारा 144 लागू की गई है और भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। इस महापंचायत को स्थगित करने को लेकर संवाद भी स्थापित किया गया था, लेकिन फिलहाल बजरंग दल और हिंदुवादी संगठन के कुछ लोग अभी भी महापंचायत करने पर अड़े हुए हैं। उत्तरकाशी की महापंचायत मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई भी हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट सरकार को नोटिस जारी करते हुए 3 हफ्तों में जवाब मांग चुकी है। कोर्ट ने कहा है कि सभा, रैली और पंचायत के लिए सरकार से अनुमति लेनी जरूरी है। कोर्ट की तरफ से बात कही गई और साथ ही साथ सरकार से जवाब भी मांगा गया है। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए 3 हफ्ते के भीतर सरकार से जवाब मांगा है, लेकिन साथ ही साथ इस पर कोर्ट ने टिप्पणी भी की है। कोर्ट ने कहा है कि सभा करने के लिए, रैली करने के लिए और महापंचायत करने के लिए सरकार से अनुमति लेना जरूरी है। अगर वहां पर शासन और प्रशासन की तरफ से मनाही है तो फिर ऐसा कोई आयोजन नहीं होना चाहिए। और पुरोला मामले में कोर्ट ने यह कहा है कि इस तरह के जो है एलिमेंट से जो है एडमिनिस्ट्रेशन सख्ती से निपटे और उनके खिलाफ कार्रवाई करे, जो कानून के अंदर कार्रवाई की जा सके। तो पुरोला में पुलिस सड़कों पर लगातार गश्त कर रही है। हर चौराहे, हर गली पर पुलिस का सख्त पहरा है। वहीं धारा 144 के विरोध में व्यापार मंडल द्वारा पूरी यमुना घाटी में दुकानों को बंद कर दिया गया। प्रशासन ने पुरोला आने वाले सभी रास्तों पर नाकेबंदी कर दी है। साथ ही पुरोला में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है और इन सब के बीच विरोध स्वरूप तमाम जगहों पर दुकानों को बंद किया गया है। आप देखिए कैसे पुलिस यहां पर गश्त करती हुई नजर आ रही है। ड्रोन के जरिए भी पूरे इलाके में निगरानी बरती जा रही है, ताकि कहीं से भी कोई भी अराजक तत्व माहौल बिगाड़ने में कामयाब ना होने पाए। दरअसल उत्तरकाशी में बीते कुछ दिनों में लव जिहाद के एक के बाद एक कई मामले सामने आए हैं और इसी बात को लेकर बजरंग दल की तरफ से, कुछ हिंदुवादी संगठनों की तरफ से आज महापंचायत का ऐलान किया गया था, लेकिन फिलहाल प्रशासन ने परमिशन नहीं दी। धारा 144 लागू करते हुए ये कहा कि किसी को भी कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का या माहौल बिगाड़ने का अधिकार नहीं है। और इन सब के बीच आप देखिए पुलिस की तैयारियां भी देखने को मिल रही है। और उत्तरकाशी के पुरोला से हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही उत्तरकाशी से बलवीर परमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, मैं सबसे पहले आपके पास ही आ रहा हूं। देखिए 2-3 बड़ी बातें सामने आई हैं। एक तो ये कि हाई कोर्ट ने कहा है कि सभा, रैली या फिर किसी भी तरीके की पंचायत की अनुमति शासन या प्रशासन से लेनी होगी। दूसरी तरफ एक जानकारी ये भी मिल रही है कि बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता छुपते छुपाते पुरोला पहुंच भी गए हैं। तीसरी तरफ एक जानकारी मिल रही है कि कुछ लोगों को पुरोला से पहले ही रोक लिया गया है, इस वजह से रोड पर लंबा जाम भी लगा हुआ है। इस वक्त वहां पर यथास्थिति क्या है, आप बताइए। देखिए अमित, ये सारी बातें कुछ घंटे पहले की हैं। जो पुरोला में जो जाम लगा था वो नौगांव पुरोला के बीच लगा था, क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग थे जो बड़कोट यमुना घाटी से आए थे, पुरोला महापंचायत में जाना चाहते थे। पुलिस ने उनको वहां पर रोक दिया था, लिहाजा ये लोग सड़क पर ही बैठ गए और उन्होंने सड़क पर ही कई घंटे तक वहां पर महापंचायत की, जिसके चलते करीब 1 से 2 किलोमीटर लंबा जाम नौगांव और पुरोला सड़क पर लगा रहा। लोगों ने वहां पर जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी, और बाद में पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। वो अभी भी पुलिस की हिरासत में है। बड़ी संख्या में
में जो प्रदर्शनकारी हैं। पुरोला तहसील की जो मैं बात करूं, जहां पर महापंचायत कॉल की गई थी, वहां पे बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता, दर्जन भर कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए थे, पुलिस की नजरों से छुपते छपाते। वहां पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी पहुंचे, उन्होंने कुछ देर तक वहां पर कार्यक्रम किए और उसके बाद प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन सौंपकर उन्होंने भी अपनी मीटिंग फिलहाल समाप्त कर ली है। अभी की जो ताजा अपडेट है, पुरोला में अभी माहौल कुछ कम तनावपूर्ण हुआ है। पुलिस फोर्सेज जो बैरिकेडिंग पर लगाई गई थी, बॉर्डर पर लगाई गई थी, जो बॉर्डर सील किए गए थे, वहां पर थोड़ी सी ढील दी गई है। पुरोला बाजार में भी अब पुलिस फोर्स की जो अभी तक तादाद थी वो थोड़ा सा कम कर दी गई है, क्योंकि जो महापंचायत का जो प्रशासन को सबसे बड़ा डर था कि कहीं महापंचायत आयोजित न हो जाए, इसमें कोई हेट स्पीच न हो, इससे कोई कानून व्यवस्था गड़बड़ा न जाए, वो डर फिलहाल अब खत्म हो गया है। क्योंकि जहां जहां बैरिकेडिंग पर लोग रोके गए थे, उन्होंने अपने अपनी मीटिंगें की, अपनी अपनी सभाएं की, ज्ञापन दिए और उसके बाद वो लोग भी चलते बने हैं। तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि जो तनावपूर्ण एक माहौल बन गया था वो फिलहाल कुछ कम हुआ है। जी ठीक है। बलवीर, आपके पास क्या क्या जानकारी है इस वक्त, क्या अपडेट है वहां से, किस तरीके की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? क्या कहीं पर माहौल को बिगाड़ने की कोई कोशिश की गई है और धारा 144 का कितना असर है? बिल्कुल, धारा 144 को तोड़ने का प्रयास जरूर जो हिंदू संगठन है बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद उन्होंने की थी, क्योंकि पुरोला खेल मैदान पे वो इकट्ठा हो गए थे। उसके बाद नारेबाजी भी उन्होंने की थी, जिसके चलते जो प्रशासन के अधिकारी थे और जो पुलिस के अधिकारी थे वो वहां पे पहुंचे थे। वार्ता करके उन्होंने जब ज्ञापन उन्होंने जिनकी मांग थी उसका ज्ञापन दिया है। इस समय पुरोला बाजार में हम आपको दिखा सकते हैं किस तरह का माहौल है। पूरी तरह से जो दुकानें हैं अभी भी बंद है और शांति है, कोई दिख नहीं रहा है, सिर्फ पुलिस के जवान ही यहाँ पे ड्यूटी करते हुए देखे जा सकते हैं। तो कह सकते हैं कि ये पहली बार हुआ है पुरोला में कि धारा 144 लगी और जो सारी दुकानें बंद हुई, जो मुख्य दुकानें होती है जैसे मेडिकल की दुकानें, सब्जी की दुकानें, वो भी आज पूरी तरह से बंद है। तो कह सकते हैं कि आक्रोश लोगों में बहुत बड़ा है और आक्रोश के चलते ही जो ये दुकानें हैं पूरी तरह से बंद किया हुआ। और ये हालात पुरोला के नहीं है, यमुना घाटी में डामटा की हम बात कर लें, चाहे नौगांव की बात कर लें, बड़कोट की बात कर लें, तो पूरी तरह से इसी तरह से दुकानें बंद करके लोगों ने अपना आक्रोश धारा 144 और जो इस तरह की घटनाएं घट रही है उसके प्रति जताया है। जी सुनील, अभी जो स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है वो तो फिलहाल ये बता रही कि शांति है, लेकिन क्या ये शांति है या तनावपूर्ण शांति है? भीतर भीतर अभी भी लोगों में गुस्सा है जो आगे किसी और तरीके से देखने को मिल सकता है, या फिर यह माना जाए कि प्रशासन और शासन की सख्ती के बाद सब कुछ शांत हो गया है? देखिए अमित, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम ये मान सकते हैं कि एक तनावपूर्ण शांति है और ये भी मान सकते हैं कि प्रशासन और सरकार की सख्ती के बाद जो यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया कि बड़ी तादाद में फोर्स यहाँ पर लगाई गई, लोग नाकेबंदी की गई, जो इस कॉल कर रहे थे महापंचायत की, यानी कि जो लीडरशिप में जो लोग थे उनको नजरबंद किया गया, उसका भी असर रहा कि यहाँ पर महापंचायत आयोजित नहीं हो पाई। जो जहाँ पर रोके गए उन्होंने वहीं पर अपनी मीटिंग की, वहीं पर महापंचायत की और उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन इतना जरूर आपको देखने को मिलेगा, ये हम कह सकते हैं कि तनावपूर्ण शांति है, क्योंकि प्रशासन ने धारा 144 केवल पुरोला तहसील में लगाई थी। लेकिन आप देखेंगे कि पूरे यमुना घाटी में जो एक बड़ा एरिया है जिसमें 3 से 4 तहसीलें हैं, जिस तरह से बलबीर ने बताया कि डामटा, नौगांव, पुरोला, बड़कोट, यहाँ पूरा का पूरा मार्केट बिल्कुल सिरे से बंद है। आप मेरे पीछे से देख सकते हैं कि एक भी दुकान आपको इस पूरी लाइन में खुली हुई नहीं मिलेगी। ये दुकानें प्रशासन ने बंद नहीं कराई। यहाँ पर पुरोला की इस घाटी में, यमुना घाटी में 22 व्यापार प्रतिनिधि मंडल यानी व्यापारिक संगठन है, 22 के 22 व्यापारिक संगठनों की एक कॉल थी, जिसके चलते आज पूरा का पूरा ये क्षेत्र बिल्कुल आप कह सकते हैं कि सारी की सारी दुकानें यहाँ पर बंद हैं। क्योंकि ये चारधाम यात्रा का रूट भी है जो नौगांव और बड़कोट वाला है, तो यहाँ पर चारधाम यात्रियों को भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर चाय की एक दुकान भी यहाँ पर खुली नहीं है। तो आप लगा सकते हैं कि लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश है। वो आक्रोश अगर आप महापंचायत नहीं कर पाए तो बंद के रूप में देखने को सामने आ रहा है। ठीक है, तो शांति नहीं है, तनावपूर्ण शांति है। आप दोनों पूरे हालात पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम अपडेट के लिए आपके पास आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर सहारनपुर के देवबंद में मौजूद देश में इस्लामी तालीम के बड़े केंद्र दारुल उलूम का नया फरमान सामने आ गया है, जिसमें कहा गया है कि दारुल उलूम का कोई भी छात्र अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा। दारुल उलूम में शिक्षा ग्रहण करने के दौरान छात्रों को इंग्लिश या किसी दूसरी भाषा की पढ़ाई करना बैन है। दारुल उलूम ने कहा है कि आदेश नहीं मानने वाले छात्र को सीधे निष्कासित कर दिया जाएगा।
इसके लिए दारुल उलूम की ओर से नोटिस भी जारी कर दिया गया है। तो ये बड़ा फरमान दारुल उलूम की तरफ से कि कोई भी छात्र इंग्लिश या फिर दूसरी भाषा का अध्ययन नहीं करेगा, अगर ऐसा करता है तो उसे निष्कासित कर दिया जाएगा। ये भी चेतावनी दी गई है इस नए फरमान में। और दारुल उलूम के फरमान को लेकर दारुल उलूम के मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि हमारा कोर्स बेहद मुश्किल है, किसी और कोर्स के साथ हमारे कोर्स की तालीम पूरी नहीं हो पाएगी। जो कोर्स है, निसाब तालीम है, जो किताबें हैं, वो हमें इसकी इजाज़त नहीं देती कि हम उनके साथ किसी दूसरी चीज़ को पढ़ें। इसलिए कि हम 6 घंटे पढ़ाते हैं, जो हमने पढ़ाया है अगर उसको तालिब इल्म मगरिब के बाद या और इशा के बाद नहीं देखेगा तो वो कामयाब नहीं हो सकता है। इसलिए हमने ये कहा कि आप पढ़ने के बाद चाहे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और एडवोकेट बने, जो आपका जी चाहे बने, लेकिन हमारे यहाँ पढ़ते हुए आप जो हम पढ़ाते हैं उसकी तरफ तवज्जो न दे करके कुछ और पढ़ें। दारुल उलूम इसकी इजाज़त नहीं देता है। इसके अलावा इस फरमान पर फरंगी महली के प्रवक्ता मौलाना सुफियान निजामी ने कहा है कि फरमान को गलत तरीके से समझा जा रहा है। वहीं दारुल उलूम के अंग्रेजी नहीं पढ़ाए जाने वाले फरमान का मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि सभी भाषाओं का ज्ञान जरूर होना चाहिए। देवबंद ने कही है कि वो जो निसाब दारुल उलूम देवबंद में अंग्रेजी का हो या दूसरी किताबों का हो जो जारी वसारी है, स्टूडेंट्स अगर दारुल उलूम में पढ़ते हैं तो वो उसी में दाखिला लें और उसी निज़ाम के तहत और उसी सिलेबस के तहत अपनी तालीम को जारी रखें। लिहाजा इसको इस तरीके से पेश करना कि वहाँ पर ये बात कही गई है कि स्टूडेंट्स को अंग्रेज़ी की तालीम हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ये सरासर बेबुनियाद और झूठ है जो दारुल उलूम देवबंद पर आयद किया जा रहा है। रहने वाले तलबा के लिए एक आदेश जारी किया है कि जो बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं वो अरबी, फारसी, उर्दू तालीम के अलावा कोई दूसरी तालीम हासिल ना करें। यानी मतलब ये है कि हिंदी, अंग्रेजी न पढ़ें। दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम या जिम्मेदार साहिबान ने ये फरमान। इधर सरकार ने समान नागरिक संहिता को लाने की तैयारी तेज कर दी है। सरकार की ओर से गठित 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर आम जनता और धार्मिक संस्थाओं के प्रमुखों से विचार विमर्श और राय मांगी है। यूसीसी को लेकर लॉ कमीशन ने 30 दिन में लोगों से सुझाव मांगा है। ये बड़ी शुरुआत कर दी गई है। 30 दिन का समय दिया गया है, सुझाव मांगा गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अलग अलग धर्मों के बुद्धिजीवियों से उनकी राय मांगी गई है। लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर पब्लिक ओपिनियन मांगी है। बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। भारत का संविधान का आर्टिकल 44 कहता है कि देश में सबके लिए एक समान अधिकार होना चाहिए, एक सबको समान अवसर मिलना चाहिए, वन नेशन वन सिविल लॉ होना चाहिए। मेरा यह मानना है कि इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड की बजाय इंडियन सिविल कोड कहना चाहिए। और जैसे इंडियन पिनल कोड है उसमें 23 चैप्टर है, वैसे एक इंडियन सिविल कोड बनाना चाहिए जिसमें 10 चैप्टर होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने यूसीसी को लेकर कहा है कि समान नागरिक संहिता समावेशी समाज के संकल्प को सशक्त बनाती है। यह हमारी संवैधानिक दायित्व भी है। 80 से ज्यादा देश में लागू है, लेकिन कुछ लोग इस पर कम्युनल राजनीति कर रहे हैं। जो है वो इस कॉमन सिविल कोड के कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट पर कम्युनल कलर ज्यादा चलता रहा। और आज 80 से ज़्यादा देश हैं जहाँ पे कॉमन सिविल कोड है, और वहाँ पर जो है वो पहली बात तो एक बात समझना चाहिए कि कॉमन सिविल कोड समावेशी समाज को सशक्त करने के लिए है। किसी भी मजहब, किसी भी धर्म की आस्था पर कभी भी जो है उस पर चोट नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शुरू से लेकर आखिर तक कुछ लोगों को लगता है कि हम डेमोक्रेटिक जो राइट्स हैं हमारे वो तो पूरे होने चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल जो ड्यूटीज़ हैं वो जो है वो उस पर जो है वो कोई बात ना करे, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी का हिस्सा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भारत के कानून आयोग के द्वारा राय मांगने के फैसले का अयोध्या के संतों ने स्वागत किया है और साथ ही कानून आयोग का आभार भी व्यक्त किया है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड जिस प्रकार से सामान्य नागरिक संहिता के लिए आम जनमानस, साधु संत और हिंदुस्तान के रहने वाले जो हर व्यक्ति के मन में भाव है, एक संविधान, एक कानून और समभाव, एक व्यवहार। आज मैं आभार देता हूँ भारत कानून आयोग को, जिन्होंने धार्मिक संगठनों, बुद्धिजीवी वर्गों को और अच्छे व्यक्तियों को आमंत्रण किया है कि अपना राय आप इस आयोग को दीजिए। देखिए, सामान्य नागरिक संहिता देश हित में है और जो भी देश हित में होता है उसको सरकार को तुरंत लागू करना चाहिए, क्योंकि जो परिस्थिति देश की है, जनता की है, साथ साथ यह जो बढ़ रहा है जनता के बीच में और लोगों के साथ बढ़ रहा है ये जनसंख्या, वह निश्चित है विस्फोटक है। इसलिए सामान्य नागरिक संहिता लगाना ज़रूरी है, क्योंकि जिस देश में लोग रहते हैं उस देश के सभी लोग सामान्य रूप से रहें। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विधि आयोग द्वारा धार्मिक संगठनों से रिपोर्ट मांगने पर संभल के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने सवाल उठाए हैं। सांसद बर्क ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को रिजेक्ट करने का ऐलान कर दिया है। ढांचे पे हजारों, कितना जमाना हो गया जब दुनिया बनी है, तो जब से कोई किसी को कोई इतराज नहीं था। आज ये बीजेपी की गवर्नमेंट को इतराज है बस, तो ये बिल्कुल गलत है कि उसकी वजह से ये आपस में मेलजोल नहीं हो पा रहा, बल्कि उनकी पॉलिसी के एतबार से बीजेपी की पॉलिसी हिंदू मुस्लिम है, नफरत की पॉलिसी है। उसकी वजह से ये सारा देश का ढांचा खराब है, बिगड़ा हुआ है, हालात बिगड़े हुए हैं। लेकिन इसमें गवर्नमेंट सिवाय मतलब ये कि अपनी नफरत फैलाने के कोई अच्छा काम करने के लिए तैयार नहीं। और बात करते एक और बड़ी खबर की। दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह मामले में पॉक्सो केस की रिपोर्ट कोर्ट में फाइल कर दी है। पटियाला हाउस कोर्ट में फाइल की गई चार्जशीट में ब्रजभूषण को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली पुलिस के पीपी अतुल श्रीवास्तव ने रिपोर्ट दाखिल की है। पटियाला हाउस कोर्ट मामले की सुनवाई 4 जुलाई को करेगा। सूत्रों के मुताबिक नाबालिग पहलवान की तरफ से ब्रजभूषण के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत में दिल्ली पुलिस को नाबालिग के आरोप के मामले में अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। जो रसलर्स की कंप्लेंट पर केस रजिस्टर हुआ था, उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई है, तो उसके बाद हमने इसमें चार्जशीट है कंसर्न कोर्ट में फाइल कर दी है। इसमें सेक्शन 354, 354A और D इनके तहत हमने ब्रिजभूषण है उनके खिलाफ और मिस्टर विनोद तोमर हैं उनके खिलाफ भी 109, 354A, 354 एंड 506 IPC में चार्जशीट दाखिल कर दी है। यार रुक, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।